हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अभी K2Z में। और आप लोग का एग्ज़ाम भी चल रहा होगा। और अच्छा खबर ये है कि सामाजिक विज्ञान में जो परीक्षा होगा तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप कोई भी क्लास में पढ़ते हैं 7, 8, 9, 10, सामाजिक विज्ञान में ये सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम में बनता है। अब बड़े एग्जाम के लिए भी जाएंगे तो आप सभी इसको अच्छे से पढ़ के रखेंगे तो वो सब में भी काम आएगा। सामाजिक विज्ञान में कोई क्लास नहीं कर सकते कि 7, 8, 9, 10 होता है, देखिए आप 6 क्लास से अगर NCERT को अच्छा से पढ़ते हैं तो सभी में काम आता है। तो खास करके हम ये 7 के लिए बना दे रहे हैं, लेकिन इसमें आप सभी क्लास के लिए है। तो आप इसको अच्छा से सुन लीजिए, आपका एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और आप इसको अच्छा से 1 से 2 बार सुनिए, और अगर लगे तो आप इसको अच्छा से नोट करके भी रख सकते हैं। तो ठीक है, शुरू कर रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास के कितने कालखंडों में बांटा था, कितने युगों में बांटा था। तो आप लिखिएगा कि जो अंग्रेज इतिहासकार थे ना, वो भारत के इतिहास को 3 खंड में बांट दिया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। याद रखिएगा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। विधानसभा का अस्तित्व प्रत्येक राज्य में होना चाहिए। तो देखिए, विधानसभा का जो अस्तित्व है ना, हर राज्य में अगर विधानसभा का अस्तित्व होगा तभी वहाँ का राज्य अच्छा से चलेगा, क्योंकि विधायक लोग ही मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो ये अनिवार्य है। तो आप इसको अगर सही गलत में आता है तो आप इसको सत्य कर सकते हैं। फिर है, गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 में भयंकर भूकंप आया था, उसका तेज झटका आया था, जिससे बहुत सारा जान माल का क्षति और नुकसान हुआ था। तो अगर सही गलत में करने के लिए आएगा तो बिल्कुल सही। कब हुआ था? 26 जनवरी 2001 को। फिर है, बीमारियों और चोट से मुक्त रहना अच्छी आर्थिक स्थिति की निशानी है। देखिए, अच्छा आर्थिक स्थिति का निशानी सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि बीमारी और चोट नहीं लगेगा तो अच्छा आर्थिक स्थिति की निशानी है, बल्कि अच्छा आर्थिक स्थिति आती है कि अपना बीमारी भी नहीं हो, चोट भी नहीं हो, लेकिन उसके साथ धन दौलत बहुत सारा कुछ होना चाहिए। तो ऐसा अगर सही गलत में आता है तो आप इसको गलत कर दीजिएगा, क्योंकि बीमारी और सिर्फ चोट नहीं लगने से अच्छा आर्थिक स्थिति की निशानी है नहीं है, तो इसको आप गलत कर दीजिएगा। और प्रस्तियाँ ऐसे ब्यौरे होते हैं जो पूरी तरह सत्य नहीं हो सकते। तो देखिए, प्रस्तियाँ जो होता है ना, वो पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकता, ऐसा कहना गलत है। क्यों? क्योंकि ये कभी सत्य भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा सही गलत करने के लिए आए तो आप इसको गलत कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, अभी इतिहास को 3 खंड में बांटा गया था तो उसको बोल जा सकता है कि इतिहास का स्रोत क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप लिखिएगा कि इतिहास के स्रोत में अगर हम लोग देखें तो 2 तरह का स्रोत होता है, प्राथमिक और द्वितीय। तो आप लिखिएगा कि इतिहास में स्रोतों वे मत होते हैं जिनसे हम पुराने समय की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। इतिहास का स्रोत जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक स्रोत और एक होता है द्वितीय। प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जिसमें अभिलेख, सिक्के और भवन, मतलब पुराना चीज़ जो लिखा हुआ है, अलग अलग प्रकार का जो धातु का सिक्का है, सोना का, चांदी का, और जो पुराने भवन ये सब बने हुए हैं, ये प्राथमिक स्रोत हैं। और जो द्वितीयक स्रोत हैं, जैसे कि बहुत सारे पुस्तक हैं, बहुत सारा चित्र हैं और लेख आदि, ये सब। अब हम कह सकते हैं कि इन स्रोतों से इतिहास की सच्ची जानकारी मिलती है। मतलब पहले के समय में जो घटनाएं घटी है, तो यही सब जो स्रोत है, हमारा प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत, इसी को पढ़ करके हम लोग समझते हैं कि पहले के समय में ऐसे घटनाएं हुई थी और इस तरह से राजा लोग रहते थे, इस तरह से पहले के आम जनता लोग रहते थे, और सभी सच्ची घटनाएं को जानने के लिए मिलता है। तो इसको आप अच्छा से एक बार नोट कर लीजिएगा स्लाइड करके। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बहुत समय पहले दक्षिण भारत पर किनका शासन होता था, या पूछा जा सकता है दक्षिण भारत पर किनका शासन होता था। तो चोल वंश का जो शासन है ना, वो दक्षिण भारत पर हुआ करता था। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अभी भी क्या है, तो आप देखिएगा कि भारत जो है ना, लोकतांत्रिक देश तो जरूर है, लेकिन अभी भी यहाँ पे सामाजिक असमानता है। तो सामाजिक क्या, भारत में अभी भी असमानता है। बोलने के लिए समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, लेकिन आज भी देखिएगा लोकतांत्रिक देश है, तो ये भारत में क्या अभी भी सामाजिक असमानता है। नदी का एक कार्य क्या है, तो नदी का कार्य अगर पूछा जाए तो देखिए, नदी में मछली पालन, नदी का पानी का बहना, बहुत सारा बिजली उत्पादन, सारा कुछ होता है। लेकिन नदी का एक कार्य क्या है कि जब पानी का बहाव तेज होता है ना, तो मिट्टी को काटता है, तो उसको अपरदन कहते हैं। तो नदी का एक कार्य क्या है, अपरदन करना भी नदी का एक कार्य है। फिर है, दस्तावेजों और पांडुलिपियों को रखने की जगह क्या कहते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग पुस्तकालय में पुस्तक रखते हैं ना, तो जहाँ पर दस्तावेज रखते हैं, जहाँ पर पांडुलिपि रखते हैं, जो पहले के समय के रखते थे, तो उसको अभिलेखागार कहते थे। क्या कहते थे उसको? अभिलेखागार। नेक्स्ट है, भारत में विदेश से इलाज हेतु बहुत लोग आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, इलाज के लिए आ रहा है, भारत में बहुत सारा लोग विदेश से आ रहा है इलाज के लिए। तो जब इलाज के लिए आ रहा है भारत में, तो उसको चिकित्सा पर्यटक कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? चिकित्सा पर्यटक कहेंगे। आगे बढ़ते हैं।
और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्लास के लिए, क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12, क्योंकि आप लोग को अभी चुनाव का समय आ रहा है। और चुनाव का समय में क्या होता है कि आपको एमएलए ये सब के बारे में, एमपी वगैरह में जानना होता है। तो एमएलए का जो पूरा नाम होता है ना, पूछा जा सकता है कि एमएलए क्या है, या विधायक का काम क्या है, या विधायक किसको कहते हैं। तो आप सारा कुछ हम इसमें लिख दे रहे हैं, आप आराम से समझिएगा कि एमएलए जो होता है ना, उन्हीं को हिंदी में विधायक कहते हैं, और अंग्रेजी में इनका नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का जो चुनाव होता है, विधायक का जो चुनाव होता है, वो सीधे जनता के द्वारा होता है। और इसका प्रक्रिया कुछ हम इस प्रकार से आपको समझाते हैं जो काफ़ी सरल और आसान है। ठीक से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लगेगा देखने में बड़ा है लेकिन काफ़ी आसान है। तो सुनिए, सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण होता है, मतलब जहाँ भी एमएलए का चुनाव होगा तो पहले उस क्षेत्र को चुनाव होता है कि किधर क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, और उस क्षेत्र में प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। अब जिस राज्य में चुनाव होने जा रहा है उस राज्य में जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। उसके बाद दूसरा में नामांकन होता है। विभिन्न राजनीतिक दल, मतलब अलग अलग पार्टी के लोग उम्मीदवार आते हैं। कुछ लोग का अपना पार्टी, मतलब कुछ लोग का पार्टी नहीं होता है तो अपना एक अलग पार्टी बना लेते हैं जिसे निर्दलीय कहते हैं। और वो सभी क्या कहते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पर्चा भरते हैं और अपना नामांकन करवाते हैं। नामांकन कराने के बाद जब चुनाव का प्रचार करना पड़ता है तो नामांकन पत्रों का जब जांच हो जाता है तो उसके बाद उम्मीदवार अपना अपना जो निर्वाचन क्षेत्र में जो जहाँ से खड़े हुए हैं चुनाव में, जहाँ से वो मतलब कि चुनाव जीतने के लिए तैयार हुए हैं, खड़े हुए हैं, उस जगह पे जाते हैं, मतदाताओं से मिलते हैं, उनसे संपर्क करते हैं और बहुत सारा नीति कार्यक्रम और बहुत सारा अपना प्रचार प्रसार करते हैं कि हम जीतेंगे तो इस बार अच्छा स्कूल बनाएंगे, ये आपके एरिया में लाइट लगाएंगे, पानी करवाएंगे, बहुत सारा चीज़ आपसे बड़े बड़े बातें करते हैं ताकि आप उसकी तरफ झुकेंगे। और वो चुनाव का पूरा प्रचार करते हैं अपने नामांकन के बाद। और उसके बाद जब वो सारा चीज़ हो जाता है तो आता है मतदान। जब मतदान होता है तो जिस दिन तिथि निर्धारित होता है उसी तारीख को मतदान अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, जो आपको जितने भी लोग खड़े होंगे चुनाव में, जो आपको ज़्यादा पसंद आएंगे उसको आप वोट डालेंगे। और वोट डालने के लिए आपको मतदान केंद्र पे जाना पड़ेगा। वो ज़्यादातर स्कूल, पंचायत भवन इस समय बनाया जाता है, तो आपको जाना पड़ेगा। और जब वोट डाल देते हैं तो भारत में ऐसा है कि जब वोट डालने जाते हैं तो भारत में गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई जाती है। मतलब आपको कभी बताया नहीं जाएगा कि आप किसको वोट डालिए, चाहे आपको कोई दबाव नहीं डाल सकता कि आप इसी पार्टी को दें, उसको गुप्त रखा जाता है। आप जिस पार्टी को चाहें उस पार्टी को वोट दे सकते हैं। भले बाहर में आप बोल के जाइए कि हम बीजेपी को, हम किसी पार्टी को देंगे, और वहाँ जाकर के आप किसी और पार्टी को दें, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन आप वहाँ पर जाकर के अपने स्वेच्छा से किसी भी पार्टी को चुनाव में वोट दे सकते हैं। और लास्ट जो फाइनल होता है क्या, जब वोट डाल देते हैं तो मतगणना होता है, मतलब जो वोट डाले उसका गिनती होता है और उसका फिर रिजल्ट आता है, परिणाम आता है। तो मतदान के बाद वोटों की गिनती की जाती है और उसके बाद जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो उम्मीदवार उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत जाते हैं और वो उस निर्वाचन क्षेत्र का विधायक कहलाते हैं। और जब वो विधायक जीत जाते हैं तो उस राज्य का विधानसभा का वो सदस्य बन जाते हैं। और फिर जितने भी उस राज्य में विधायक लोग जीतते हैं तो जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा विधायक जीतता है उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है, और मुख्यमंत्री जो बनते हैं वही राज्य पे शासन करते हैं। तो हम इसको बहुत अच्छा से समझा दिए। और अगर आप लोग क्लास 7 में हैं तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका जितना भी एग्जाम होगा, चाहे वो टर्मिनल एग्जाम हो, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे वो वार्षिक परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा होगा तो आप कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते तो हमें भी ध्यान नहीं रहता है कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाना है। तो जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप अपने छोटे भाई बहन चाहे जो भी है उनको बताइए कि अगर कोई भी तरह का एग्जाम है तो आप उसको कमेंट करिए ताकि हमको ध्यान रहे कि मेरे को कोई वीडियो लाना है। तो ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। धन्यवाद। और भी वीडियो लाएंगे, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि किस सब्जेक्ट का और किस क्लास का चाहिए। धन्यवाद।